घने जंगल के पास एक सुंदर सा गांव बसा था। गांव के लोग बड़े ही दयालु और मिलनसार थे। उसी गांव में रतन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका गुजारा जंगल से लकड़ियां तोड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर ही चलता था। उस दिन भी रतन जंगल में लकड़ियां तोड़कर एक बड़े पत्थर पर बैठा आराम कर रहा था कि अचानक उसके सामने एक साधु आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारे नसीब में बहुत तरक्की लिखी है, बस थोड़े दिन और इंतजार करो। रतन ने थके स्वर में कहा। कौन सी तरक्की बाबा, आधी जिंदगी तो लकड़ी तोड़ते बेचते निकल गई। अब क्या होगा बदल। मत घबराओ, बहुत जल्द तुम्हें एक नया मार्ग मिलेगा। उसी रास्ते पर चलकर तुम बड़ी तरक्की करोगे। यह कहकर साधु हवा की तरह गायब हो गए। लगता है आज साधु को कोई और नहीं मिला, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए। लकड़ियां बेचकर वह घर जा रहा था कि रास्ते में उसने एक मंचूरियन के ठेले पर बड़ी भीड़ देखी। लोग चाव से खाते जा रहे थे। अगर मेरा भी ऐसा ठेला होता तो कितना अच्छा होता। शाम को घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मीरा को बताया। आज एक मंचूरियन वाले के ठेले पर बहुत भीड़ थी। मन तो था तेरे लिए लाऊं, पर पैसे कम थे। कोई बात नहीं जी, फिर कभी ले आइएगा। कुछ दिन बाद रतन फिर जंगल में लकड़ी तोड़ रहा था कि उसने वही मंचूरियन वाला देखा। वह जंगल की एक गुफा से बाहर निकल रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। ये गुफा से क्या ले गया? जिज्ञासा में वह गुफा के अंदर गया, पर अंदर खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर ये आदमी क्या उठा ले गया? ये बात उसके मन में बैठ चुकी थी। गांव लौटते समय उसे उसका दोस्त माधव मिला, जिसका सब्जी पूरी का ठेला था, पर आज वीरान पड़ा था। अरे माधव, तेरे ठेले पर कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं भाई, उस मंचूरियन वाले ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। उसके आने के बाद मेरे ठेले पर कोई आता ही नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने। हाँ, मैंने भी देखा है। मुझे तो लगता है वो कुछ गड़बड़ करता है। उसके खाने में कुछ तो रहस्य है। अरे नहीं भाई, जादू टोना कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन रतन का शक अब पक्का हो चुका था। वह मन ही मन बोला, नहीं, इसमें जरूर कोई राज है और मैं इसे खोल कर ही दम लूंगा। अगली सुबह रतन ने पक्का मन बना लिया। वह सीधा उस मंचूरियन के ठेले पर पहुंचा, जहां हमेशा की तरह भारी भीड़ लगी थी। अरे भाई, एक प्लेट मंचूरियन देना। गर्मा गर्म मंचूरियन जब उसने खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे भाई, इतनी टेस्टी मंचूरियन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। आखिर बनाते कैसे हो? बस भाई, सालों का अनुभव और घर के मसाले। अच्छा, घर के मसाले या फिर जंगल की उस गुफा के अंदर के? ये सुनते ही ठेले वाले के हाथ कांपने लगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? गुफा में भरा मसाले होते हैं क्या? आज पता चल ही जाएगा कि उस गुफा में क्या क्या है। ठेले वाले का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से रतन को ठेले के पीछे ले गया। भाई मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक राज बता देता हूँ, पर तुम वो गुफा वाली बात किसी को मत बताना। ठीक है, राज बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भाई ये उस समय की बात है जब मेरा ठेला बिल्कुल नहीं चलता था। मैं बहुत परेशान था। उसी हाल में एक दिन मैं उस गुफा में चला गया। फिर? अंदर जाते ही मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, पर कोई दिखाई नहीं दिया। किसकी आवाज? एक औरत की। उसने कहा, कोई एक डिश चुन लो जिसमें मेरी मिट्टी डाली जाएगी, वही सबसे स्वादिष्ट बनेगी। फिर तुमने क्या चुना? मंचूरियन। उसने कहा, हर बार बनाओ तो उसमें इस गुफा की थोड़ी सी मिट्टी डालना। फिर? मैं डरते डरते थोड़ी मिट्टी ले आया, मसाले में मिला दी और भाई उसी दिन से मेरे मंचूरियन का स्वाद 100 गुना बढ़ गया। तब से हर दिन वही मिट्टी डालता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं भी वही मिट्टी लाकर अपने खाने में डालूंगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। जब तक तुम्हें उस औरत की आवाज ना सुनाई दे, मिट्टी काम नहीं करेगी। उसकी आवाज कब सुनाई देती है? मुझे तो 5वीं बार में सुनाई दी थी। उससे पहले मैं 4 बार गया, कुछ नहीं हुआ। अब रतन का संकल्प और भी मजबूत हो गया था।
वह मन ही मन बोला, अब चाहे जो हो, मैं उस गुफा में जरूर जाऊंगा और अपने भाग्य का रास्ता खुद खोजूंगा। रतन पूरे जोश और हिम्मत के साथ गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम तेज थे और आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त माधव सामने से आता दिखा। माधव का चेहरा उतरा हुआ था। अरे माधव, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है भाई? क्या बताऊं यार, अभी सेठ जी के पास जा रहा हूँ खुद को गिरवी रखने। रतन चौंक गया। खुद को गिरवी? अरे ऐसा क्यों? क्या हो गया? मैंने सेठ से कर्ज लिया था, अब चुका नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वही आखिरी रास्ता बचा है। नहीं भाई, ऐसा मत कर, मेरे पास इसका इलाज है। इलाज? कैसा इलाज? चल पहले सेठ के पास, बात मैं करता हूँ। दोनों सेठ के घर पहुंचे। सेठ रंगीन कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। सेठ जी, हम दोनों मिलकर माधव का पूरा कर्ज लौटाएंगे, बस हमें कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। 3 महीने हो चुके हैं, अब और इंतजार नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, कुछ दिन और दे दीजिए, पूरा पैसा लौटा दूंगा। बस 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, आपका सारा पैसा लौट जाएगा। सेठ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, 10 दिन। अगर उसके बाद पैसा नहीं मिला तो तुम दोनों मेरे यहाँ उम्र भर मुफ्त काम करोगे। माधव के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। बाहर निकलते ही उसने घबरा कर कहा, भाई वादा तो कर दिया, पर 10 दिन में पैसा आएगा कहाँ से? चल मेरे साथ, मुझे एक राज पता चला है, वही हमारी किस्मत बदलेगा। कैसा राज? सब बता दूंगा, पहले गुफा चलते हैं। और दोनों तेज कदमों से उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ चले, अनजाने डर और एक नई उम्मीद के साथ। रतन रास्ते भर चलते हुए माधव को पूरी बात समझाता जा रहा था। मंचूरियन वाले का राज, गुफा की आवाज और जादुई मिट्टी की कहानी। माधव कभी हैरान होता, कभी डर जाता। कुछ ही देर में दोनों उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे। अंदर घुसते ही सन्नाटा था। अरे भाई, ये गुफा तो पूरी खाली है, यहाँ कहाँ से होगा कोई चमत्कार? जब उस औरत की आवाज आएगी तभी चमत्कार होगा। दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। समय बीतता रहा। माधव बेचैन होकर बोला, भाई मुझे तो लग रहा है कि सेठ के सामने वादा करके हमने बड़ी गलती कर दी, अब कुछ नहीं होगा। तभी अचानक तेज हवा का झोंका गुफा में घूम गया और इसी बीच एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। रतन, माधव, बताओ एक डिश का नाम। रतन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन माधव डर से कांपने लगा। भाई, ये किसकी आवाज है? डर मत, यही तो वो देवी है। जल्दी बता, तुझे क्या बनाना आता है? भाई मुझे तो बस सादी सब्जी और रोटी ही बनानी आती है। रतन दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, हमारी डिश है सब्जी और रोटी। कुछ पल खामोशी रही, फिर वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी। ठीक है, अब तुम यहाँ की मिट्टी ले जा सकते हो। जब भी सब्जी रोटी बनाओ, उसमें इस मिट्टी की थोड़ी सी मात्रा डालना। यह सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठे, लेकिन आवाज ने चेतावनी भी दी। बस लालच मत दिखाना, नहीं तो इस मिट्टी का असर उल्टा हो जाएगा। नहीं देवी जी, हम कभी लालच नहीं करेंगे। दोनों ने सावधानी से गुफा की थोड़ी सी मिट्टी थैले में भरी और खुशी खुशी बाहर निकल आए। गुफा से बाहर आते ही माधव बोला, भाई कल मैं ये मिट्टी अपने खाने में डालकर देखूंगा, पता चलेगा सच में क्या कमाल होता है। हाँ, बस जरा सी डालना, मैं कल तेरे ठेले पर आऊंगा। दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। एक के दिल में डर और दूसरे के दिल में नई जिंदगी की उम्मीद।
अगली सुबह माधव ने रोज की तरह अपना सब्जी रोटी का ठेला लगा दिया। उसके मन में गुफा की मिट्टी को लेकर उम्मीद भी थी और डर भी। कांपते हाथों से उसने सब्जी में उस जादुई मिट्टी की थोड़ी सी मात्रा मिला दी और बड़े ध्यान से पकाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने खुद छककर देखा। अरे इसमें तो कोई खास स्वाद नहीं है, बिल्कुल पहले जैसी सब्जी ही लग रही है। उसका चेहरा उतर गया। इतनी मेहनत से मिट्टी लाई और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी रतन वहां पहुंच गया। क्या हुआ माधव, उदास क्यों है? भाई मिट्टी तो डाली है पर स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे पगले, ये हमें नहीं लगेगा, इसका कमाल दूसरों को दिखेगा। थोड़ा इंतजार कर, कोई ग्राहक तो आने दे। कुछ ही देर में 2 ग्राहक ठेले के पास आकर रुक गए। अरे माधव भाई, आज क्या नया मसाला डाला है? खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। हाँ भाई, आज मसाले कुछ अलग हैं। लगाऊं क्या 2 प्लेट? हाँ जरूर लगाओ, इसी खुशबू ने हमें यहाँ खींच लाया। माधव ने कांपते हाथों से 2 प्लेट सब्जी रोटी परोसी। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर हैरानी जम गई। अरे भाई, ये कैसी सब्जी बनाई है? इतनी स्वादिष्ट तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। सच में यार, जो इसे खा ले वो इसका दीवाना हो जाए। कमाल कर दिया तूने माधव। यह सुनते ही रतन और माधव की आंखें चमक उठीं। कुछ ही देर में जैसे खबर पूरे बाजार में फैल गई। ग्राहक ही ग्राहक आने लगे। कोई तारीफ करता, कोई प्लेट के साथ प्लेट मंगवाता। शाम होते होते पूरा ठेला खाली हो चुका था। भाई अगर रोज ऐसा ही चला तो 10 दिन क्या, 5 दिन में ही सेठ का पूरा कर्ज उतर जाएगा। हाँ भाई, बस एक बात याद रखना, लालच नहीं करना। ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे, वही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे किस्मत खुद उनकी मुस्कान देख रही हो। 6 दिन बीत चुके थे। रतन और माधव पूरे भरोसे के साथ सेठ के घर पहुंचे। ये लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा, वो भी सूद समेत। सेठ हैरानी से पैसों को देखने लगा। अरे वाह माधव, 10 दिन का समय लिया था और तू तो 6 दिन में ही पैसा लौटा लाया। कहीं लॉटरी वॉटरी भी लगी है क्या? नहीं सेठ जी, बस अब मेरा ठेला अच्छा चलने लगा है। ये सब उसी की कमाई है। अच्छा, अब तो मुझे भी तेरे ठेले पर आकर एक बार खाना पड़ेगा। जरूर आइए सेठ जी, एक बार माधव की सब्जी रोटी चख ली ना तो उसके दीवाने हो जाओगे। सेठ मुस्कुरा दिया। दोनों दोस्त सुकून की सांस लेकर बाहर आ गए। बाहर निकलते ही रतन बोला, भाई अब मैं भी सोच रहा हूँ कि लकड़ी तोड़ने का काम छोड़कर अपना ठेला शुरू कर दूं। हाँ, उसमें मेहनत बहुत है और मुनाफा कम। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों इस गांव में सब्जी रोटी के 2 ठेले लगाएंगे। हाँ, बस आज घर जाकर मीरा से पूछ लूं। अगर उसने हाँ कर दी तो कल से ही गांव के दूसरे कोने में ठेला लगा दूंगा। ठीक है भाई, पूछकर बताना। घर पहुंचते ही रतन ने अपनी पत्नी मीरा से बात की। मीरा, मैं भी अब ठेला खोलना चाहता हूँ, क्या तुम साथ दोगी? अगर इससे हमारी जिंदगी संवरती है तो मेरी हाँ हमेशा आपके साथ है। अगले ही दिन रतन का भी ठेला लग गया। अब गांव में 2 ही सब्जी रोटी के ठेले मशहूर हो गए, एक माधव का और दूसरा रतन का। दोनों ईमानदारी से मेहनत करते, किसी से ज्यादा पैसा नहीं लेते और गुफा की देवी की चेतावनी को कभी नहीं भूलते। कुछ ही समय में दोनों गरीब परिवारों की किस्मत बदल गई। कर्ज मिट गया, सम्मान बढ़ गया और जिंदगी खुशहाल हो गई। और इस तरह एक रहस्यमयी गुफा, थोड़ी सी जादुई मिट्टी और सच्ची मेहनत ने 2 जिंदगियों को रोशनी दे दी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।